थे बच्चों एस्टेट के लिए, जिसमें हमने कल एमसीक्यू जो किए थे अमीन चैप्टर के, और जो आपको जो भी डाटा है एमसीक्यू होगा चाहे नोट्स होंगे, जिस चैप्टर के भी एमसीक्यू किए जाएंगे, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन किए जाएंगे, उसी का आपको जो नोट्स हैं वो साथ साथ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, आपको या तो मैं चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक, या मैं डिस्क्रिप्शन में ही उसको डाल दूंगी। आप वहां से क्लिक करेंगे और सीधा आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आप उसको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको साथ साथ उसका अपडेट मिलता रहेगा, अगर मैं कई बार लिंक देना भूल जाती हूँ तो, ठीक है बच्चों, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी करना है, ठीक है। अब हम चैप्टर जो आज करेंगे जिसके एमसीक्यू जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पॉलीमर है, और साथ में हम बायोमोलिक्यूल के करेंगे, ठीक है। और जो आप जिस थ्योरी आप कह रहे हो, देखो बच्चों अभी एक साथ बहुत सारी चीजें तो नहीं हो सकती, वो मेस्ड अप हो जाएगा सब कुछ, प्रॉब्लम आपको ही आएगी समझने में और करने में, ठीक है। हम क्या करने वाले, अगर आपको पहले बिल्कुल सारा डाटा बहुत अच्छे तरीके से है, सारा एक एक चैप्टर वहां पे करवा रखे हैं, आप उसको पढ़ के आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन वहां करा रखे हैं बच्चों, जो भी है प्रीवियस 2016 से लेके और 2022 तक के सारे क्वेश्चन वहां पे करा रखे हैं, ठीक है। 21 का होगा, 22 वाला तो अभी हुआ ही था, वो भी अभी नया वाला जो मतलब पेपर था वो वाला भी करा देंगे, पर सारे प्रीवियस जो पेपर हैं वो वहां करा रखे हैं, जो चैप्टर करा रखा है साथ में क्वेश्चन करा रखे हैं, और जो पेपर हैं वो भी सॉल्व करा रखे हैं, ठीक है। तो वो चीज आप वहां से पढ़ लेंगे। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं पॉलीमर के। अब देखो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। ये क्वेश्चन एस्टेट में बहुत बार पूछा गया है, तो जो चीज मैं ये बोल दूं कि ये बहुत बार पूछा गया है मतलब वो पूछा ही गया है, बात समझ में आई, तो आपको ध्यान देना है उस चीज के ऊपर कि नेचुरल पॉलीमर है वो कौन सा है। तो इसमें कौन सा है बच्चों, ये है अपने पास सिस 1,4 पोली आइसोप्रीन, ठीक है। इसका नाम कैसे भी पूछा जा सकता है, आइसोप्रीन लिखा जा सकता है, या इसे पूरा नाम दे दिया है। इससे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नेचुरल पॉलीमर होती है वो सिस फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। नेचुरल जो रबर होती है या नेचुरल जो पॉलीमर होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, सिस फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। और मैं बच्चों जो काम की जो ऑप्शन रहेंगे वो मैं 2 भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ, 3 भी, और क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो अपनी खिंच जाएगी, ठीक है ना। तो जो आंसर रहेगा या जो 1-2 काम की बातें होंगी वो मैं डिस्कस कर दूंगी। फिर देखो, द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर इज। कमर्शियल फाइबर बनाने के लिए कौन सा मतलब जो पॉलीमर है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा पॉलीएक्रोनाइट्राइल जो होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसको क्या है, सब्स्टिट्यूएंट फॉर वूल, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूएंट है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेलामाइन नहीं होता क्रोकरी और उसमें यूज किया जाता है, नाइलॉन 6 नहीं होता, ना बोना एन होता, ना बोना एस, ये नहीं होते। क्या होती है वूल की जगह पे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। फिर देखो, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है, जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं और जो नेटवर्क पॉलीमर होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो आप क्रॉस लिंकिंग जो होती है ना, जिसमें या बहुत ज्यादा जिनमें ब्रांचिंग हो जाती है, तो पहली बात तो बहुत जल्दी वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं वो, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और हमें क्या स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान रखिएगा। देखो, दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन, ठीक है। एक तो इन्होंने ये बोला है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो एक हमने ये स्टेटमेंट पढ़ ली। फिर क्या है, दे आर फाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, कि बाई और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स वहां पे हो सकते हैं, चलो ये बात भी ठीक है। फिर क्या है, एग्जाम्पल इसने दे रखे हैं बेकेलाइट और मेलामाइन, ये इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं कि क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर में ऐसा होता है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि अगर आपने बेकेलाइट देखा हो तो वहां भी ब्रांचिंग मतलब होती है। ये क्या है, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है बच्चों, देखिए बहुत कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस लिंक्ड और ये जो ऐसे होते हैं वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो कौन से वाला हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ये डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा यहाँ समझ में नहीं आएगा तो मैं बना दूंगी, क्योंकि बहुत अलग तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखी है। आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6 पहले तो आप मुझे मोनोमर बताइए, नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होने वाला है। आपको पता है नाइलॉन 6 में क्या होता है बच्चों,
ये कौन सा क्वेश्चन कर कौन सा रहे हैं? अच्छा, नाइलॉन 6 आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक तो एडिपिक एसिड होता है और साथ में क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। कैसे कैसे होते हैं वो लिख देते हैं, क्योंकि कार्बन 6 होते हैं उसके बेसिस पे नाम दिया गया है। तो आप ये लिख दें CH2, ये 4 टाइम, और यहाँ पे ये एडिपिक एसिड ये हो जाएगा, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक है और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक है। ये एडिपिक एसिड है, फिर क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन आप उसको लिखते हैं CH2, ये 6 टाइम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, NH2 ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। तब आप इनकी बॉन्डिंग करते हैं। जैसे इसकी बॉन्डिंग NH2 जो है, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से पानी बाहर चला जाता है बच्चों, यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसे बॉन्डिंग बनाएंगे। ये जो है वैसे तो ये यही इसका करेक्ट ऑप्शन है जो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है, ये ऐसे बॉन्डिंग जो बनी हुई है। NH है ना, तो यहीं से तो पानी बाहर निकला होगा, ये यहाँ से OH और इसका H H2O, OH और ये H2O बाहर निकला हुआ है और ये बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे क्या बनता है, नाइलॉन 6 बनता है। इसके मोनोमर आपको दोनों ध्यान रखने हैं। फिर आपसे पूछा गया है जो नेचुरल रबर है उसके पास क्या क्या होता है। नेचुरल जो रबर है उसके पास क्या होता है, अल्टरनेट सिस और ट्रांस कन्फिग्रेशन होती है। मैंने अभी अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया, वहां पे सारी सिस कन्फिग्रेशन होती हैं। तो ये क्या होगी, ऑल सिस कन्फिग्रेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। फिर देखो, कैप्रोलैक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, कैप्रोलैक्टम मतलब किसके लिए यूज होता है, तो आप सबको पता है कि वो किसके लिए यूज होता है बच्चों, नाइलॉन 6 के लिए वो यूज होता है। नाइलॉन 6 के लिए यूज किया जाता है कैप्रोलैक्टम, उसके मोनोमर में आता है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये आपको पता होगा, जहाँ पे क्रॉस लिंकिंग भी होती है, ये वाला जो आपके पास ऑप्शन है, तब आप फिनोल को और फॉर्मेल्डिहाइड को तब क्या है आप रिएक्शन कराते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, नोवलेक। जो ये वाली फॉर्मेशन कर रखी है ना बच्चों, ये नोवलेक की है, क्योंकि आप इसमें और क्रॉस लिंकिंग तब कर दोगे, तब फर्दर जब और क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो वहां पे फर्दर जो क्योंकि इसने थर्मोसेटिंग का हमसे पूछा है, तो थर्मोसेटिंग वहां पे पॉलीमर बन जाता है। ये भी थर्मोसेटिंग है पर उसका इंटरमीडिएट है ये नोवलेक जिसको बोला जाता है। ठीक है, किससे बना है, फिनोल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड से ये बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट डी हो जाएगा। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म दी पॉलीएस्टर डेक्रोन। ठीक है, कि कौन सा ऐसा मतलब उनकी पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाता है, डेक्रोन बन जाता है। तो आपको पता होगा कि तब भी आप क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में टेरिथैलिक एसिड को मिलाते हैं, तो आपके पास क्या मिलता है, एक पॉलीएस्टर बनेगा और साथ में आप उसको क्या बोल देते हो, डेक्रोन बोल देते हो। वो कुछ कैसे, या टेरिलीन भी उसको बोला जाता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अगर आपको डेक्रोन का या टेरिलीन के मोनोमर पूछे जाते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में टेरिथैलिक एसिड इसको आप बोलते हो। ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, मतलब फॉर्म होने के बाद जो पॉलीमर है वो कुछ ऐसे होगा और साथ में ये O, इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, पॉलीएस्टर, क्योंकि ये एस्टर बॉन्डिंग है ये वाली। ठीक है ना, ये CH होगा, ये 2 यहाँ भी CH2 और ये O, और यहाँ पे आप N यूनिट लगा दोगे क्योंकि N टाइम्स ये कंबाइन होते जाएंगे ना, इसी वजह से यहाँ पे बोन बना दोगे। ठीक है, तो ये डेक्रोन के क्या हो जाएंगे, टेरिथैलिक एसिड या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों साथ में मिलेंगे तब बनेगा, या तो आप उसको टेरिलीन बोलो या फिर डेक्रोन बोलो। ठीक है, फिर आपको बताना है जो नाइलोन है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। जो नाइलोन आपके पास बनता है वो क्या बनते हैं बच्चों, पोली अमाइड बनता है, क्योंकि ये जो ऊपर बनाया था हमने नाइलोन 6 एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन करके, तो वहां पे ये जो बॉन्डिंग आती है ये क्या है, ये कैसी बॉन्डिंग है, ये किस तरीके की बॉन्डिंग है, अमाइड। तो पोली अमाइड नाइलोन किस टाइप का है, किसका एग्जाम्पल है, पोली अमाइड का है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, आपको नियोप्रिन का क्या बताना है बच्चों, विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रिन। आपको नियोप्रिन का क्या बताना है, यहाँ पे मोनोमर बताना है। तो इसका मोनोमर क्या है बच्चों, ये वाला है क्लोरोपिन जो है। ठीक है, यहाँ पे Cl आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट में ये भी पूछा गया है, नेचुरल रबर या फिर जो सिंथेटिक रबर है उसके नाम से इनको पूछा जाता है। तो नेचुरल वाला भी हमने कर ली 2 क्वेश्चन। ये किस में आ जाता है, जो अपनी
सिंथेटिक रबर जो आ जाती है उसमें ये आपको याद रखना है। नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन होता है और यहाँ पे Cl रहेगा, और अपनी नेचुरल वाले में यहाँ CH3 होता है। इतना ही फर्क होता है, ठीक है। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो नियोप्रीन होता है ना बच्चों अपने पास, ठीक है, नियोप्रीन जो होता है ये कौन सा है, जो नियोप्रीन, क्योंकि अभी ऊपर भी नियोप्रीन पढ़ रहे थे ना, तो जो ये है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर, तो इसमें जो नियोप्रीन होता है ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होता, ये एडिशन पॉलीमर होता है बच्चों। यहाँ पे कौन सा पॉलीमर होता है? कंडेंसेशन और एडिशन वाले में फर्क क्या है? कंडेंसेशन में होता है कि दो अलग अलग मोनोमर होते हैं, अलग अलग मोनोमर होंगे और तब वो कंबाइन होते हैं तो कोई छोटी सी यूनिट बाहर निकलती है, मतलब पानी निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगी। एडिशन वाले में कोई भी, दोनों मोनोमर सेम होंगे, मोनोमर सेम ही होगा, कोई अलग नहीं होगा, और वहां कोई चीज बाहर नहीं निकलती है। जैसे अभी देखो इनकी, तब आप क्या बनाओगे, इनका पॉलीमर बनाओगे तो यहाँ कोई चीज बाहर नहीं निकलने वाली, क्योंकि सारी चीजें सेम ही तो हैं, ठीक है। तो इनमें कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा नहीं था? नियोप्रीन नहीं था, ठीक है। इनमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। देखो, आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज से बनता है। आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है सेलुलोज से बनता है। नायलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। इलास्टोमर नहीं होता बच्चों नायलॉन 66। नायलॉन जो होता है वो फाइबर होती है। क्या होती है? नायलॉन जो होता है वो फाइबर होती है। तो यही स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज पॉलीएस्टर पॉलीमर। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? एस्टर बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी अभी अभी किया था, तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा है। टेरिलीन है, क्योंकि वहां पे हमने कौन सा बॉन्ड देखा था? एस्टर बॉन्ड देखा था, कुछ ऐसे बॉन्ड बना था। टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के बीच में ये बना था, तो टेरिलीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीएस्टर का। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर। नियोप्रीन, ये आप बताएंगे मुझे क्या आंसर इसका रहेगा। तो सबको पता लग गया होगा, ये क्लोरोप्लेन प्लीन कह रहे हैं, क्लोरोप्रिन इसकी यूनिट होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये भी आपको पढ़ लेना है कि वो ठीक पूछ रहा है या हमसे गलत पूछ रहा है, तो वो चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक साथ साथ मुझे चमकता हुआ एक नजर आ रहा है, उसने ये बोल रखा है कि ट्रांस जो अपनी नेचुरल रबर होती है ना, नेचुरल जो रबर होती है, मैंने कहा था सारी सिस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये क्या कह रहा है? नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे सिस होती है बच्चों, ठीक है। और ये सारे बिल्कुल ठीक है कि ब्यूना एस जो होती है, देखो ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन से आता है, Na मतलब सोडियम है, और S मतलब स्टाइरिन है, इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेचुरल रबर जो होती है 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये भी बिल्कुल ठीक है। वल्कनाइजेशन जो होती है उसमें एडिशन ऑफ सल्फर होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, जो उसका हेड बना देता है। गलत सिर्फ ये एक ही बात है, तो ये हमने बता दी, ठीक है। अब देखो, which one of the following polymer is prepared by condensation polymerization। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किस में होती है? तो आपको पता है मैंने क्या कहा था, जहां पे दो यूनिट अलग अलग हो। एडिशन पॉलीमर होता है जहां पे एक ही मोनोमर होता है। कंडेंसेशन वो होता है जहां जिसके मोनोमर अलग अलग होते हैं। तो नाइलॉन 6 के पता है आपको अलग अलग मोनोमर होते हैं। एक तो क्या होता है वो उसका, एक तो होता है एडिपिक एसिड, और दूसरा क्या होता है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये इधर से शुरू है क्या बच्चों? ये समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, लिखते हैं कि क्या है। वैसे मुझे कंप्लीट समझ में नहीं आया क्या लिखा गया है ये। ओके 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 ओके, देखो बच्चों, ये है अपनी, यही तो है हेक्सामिथाइलिन ये नाइलॉन 6 ही तो है ये क्या है? नाइलॉन 6 है। तो इसने पूछा है कि ये कैसा पॉलीमर है? ये होमोपॉलीमर है, सेम पॉलीमर तो नहीं है बच्चों, ये इसमें सेम यूनिट नहीं आती। ये एडिशन पॉलीमर है, एडिशन नहीं होता, कंडेंसेशन होता है, थर्मोसेटिंग होता है। बिल्कुल ये थर्मोसेटिंग नहीं होता है, ये कोपॉलीमर होता है। देखो ना, ये वही चीज तो आ गई, NHCU, ठीक है। ये वो चीज लिखी है, मैंने सोचा इससे पहले कुछ लिखा होगा, तो वो नहीं है, सिर्फ ये दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये किस नेचर का है, तो ये कोपॉलीमर होता है।
अलग अलग 2 यूनिट हो जाती है तो ये कोपॉलीमर होता है। फिर देखो द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर, ये जो आपके पास पॉलीमर है इसका मोनोमर बताना है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये कैसे अटैच हुआ होगा, यहाँ पे ये जो CH3 होगा यहाँ भी CH3 रहा होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड रहा होगा, क्योंकि अपना ऐसे ही इसमें टूटते हैं ना तब आप पॉलीमर बनाते हो, तो यहाँ पे क्या है भाई, कुछ ऐसे बॉन्ड टूट गया होगा, ये एक रेडिकल यहाँ आ गया होगा, एक रेडिकल यहाँ आ गया होगा, और इस वाले में भी एक जगह पे डबल बॉन्ड रहा होगा और इनकी आपस में बॉन्डिंग रही होगी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी इसका मोनोमर ये हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर, आपको क्या बताना, चेन ग्रोथ पॉलीमर इनमें से कौन सा है जहां पे चेन में क्या मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलने वाली है, तो वो आपको बताना है। तो जहां पे मतलब जो अपने क्या होते हैं, एक तो स्टार्च इसने बोला है, ये सारे अपने किस तरीके के हैं, चाहे स्टार्च हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया या प्रोटीन हो गया। चेन ग्रोथ में मोस्टली होता है कि जहां पे एक सीरीज में रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, और वहां पे अगर मॉलिक्यूल बना है तो अगर रिएक्शन होती है तो अपने ही जैसा एक मॉलिक्यूल और तैयार कर लेता है, बिल्कुल वैसी यूनिट और आती है। ठीक है ना, फ्री रेडिकल्स वहां पे बनते हैं, कैटाइन या एनाइन वहां पे हो सकता है। ठीक है ना, तो मोस्टली ऐसा किस में होता है, और वहां पे डबल बॉन्ड होने चाहिए बच्चों, क्या होंगे वहां पे चेन ग्रोथ में कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि भाई कुछ ऐसे प्रेजेंट है, तो अब ये क्या कर लेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ रेडिकल बनना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पे ऐसे ही रेडिकल की चेन ग्रोथ होती रहती है। तो ऐसा ना तो स्टार्च में होता, ना तो ऐसा न्यूक्लिक एसिड में होता, ना प्रोटीन में होता, होता किसमें, पॉलीस्टाइरीन में। ठीक है, किसमें होता है, पॉलीस्टाइरीन में, क्योंकि पॉलीस्टाइरीन पहले तो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए आपको, डबल बॉन्ड होना जरूरी है तभी आप चेन ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये ऐसे होता है। ठीक है ना, तो ये स्टाइरीन होता है, तो पॉलीस्टाइरीन जो होता है वो चेन ग्रोथ में आता है। ठीक है, अक्राइलिन इज द हार्ड horny एंड हाई मेल्टिंग मटेरियल, इनमें से आपको बताना है कि उसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, तो आपको पता है यही है जिसमें CN आता है नीचे। ठीक है, साइनाइड आता है, तो यही अक्राइलिन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, ये 15th हमने नहीं किया था क्या, 15th भी कर लेते हैं, ये रह गया था। इन्होंने पूछा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर दे रखा है, वो करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। इनमें से क्या पूछा गया है हमसे, करेक्टली मैच्ड कौन सी स्ट्रक्चर नहीं है, अब मुझे देख के बताइए कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखो, अगर आप नियोप्रेन की बात करें तो पहली बात तो 4 कार्बन होने चाहिए थे, है ना, तो यहाँ पे कितने बना दिए इन्होंने, कार्बन ज्यादा ही बना दिए, तो यही स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। ठीक है, ये नियोप्रेन की स्ट्रक्चर नहीं है, ये सारे ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। टेफ्लॉन की यही होती है, नाइलॉन 66 की भी यही होती है, और टेरिलिन की भी यही होती है। गलत जो है वो ये वाली है नियोप्रेन की, 4 कार्बन होते हैं बच्चों, इन्होंने 5 दे रखे हैं। ठीक है ना, अब कौन सा है, 21 हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब ये 22 देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है हमसे, या पूछा क्या है इसने। ये स्ट्रक्चर दे रखी है, मोनोमर ये दे रखा है, मोनोमर पूछा है, मोनोमर ऑफ, ये स्ट्रक्चर दे दी, और इसका पूछा है इस भाई इसका मोनोमर जो होगा वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो मोनोमर होने वाला है बच्चों वो क्या है इसका, देखो क्या स्ट्रक्चर रही होगी, आप सोच सकते हो कि भाई क्या रहा होगा इसमें। अभी मैं बात कर रही थी ना भाई, डबल बॉन्ड से ही आगे इनकी चेन ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं 2 मिथाइल प्रोपीन की, 2 मिथाइल प्रोपीन डबल बॉन्ड है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये CH3, ये कार्बन, यहाँ भी CH3 है, और ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये CH2 है, तो यही तो इसकी यूनिट है, सेम है, यही है, इसका मोनोमर यही होगा, क्योंकि इसने क्या बना दिया है इसका, ये डबल बॉन्ड हटा के आप N लगा देते हो, ऐसे ही तो बनाते हो आप पॉलीमर। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसने पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, 23 वाले में भी यही इसने पूछा है, नियोप्रीन की स्ट्रक्चर दे रखी है, आपकी बार तो ठीक दे रखी है इन्होंने। ठीक है, फिर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अगर, तो टेरिलीन की स्ट्रक्चर गलत दे रखी है वैसे, नाइलॉन 66 की ठीक है, टेरिलीन वाले में यहाँ एक और यहाँ ऑक्सीजन, क्योंकि एस्टर होता है ना यहाँ पे बॉन्ड, क्योंकि आपके पास ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ भी OH आता है और दूसरे पे भी OH आता है, तो इसका एक O गायब कर रखा था, तो यही स्ट्रक्चर गलत मैच कर रखी है। इसको क्या बोलते हो बच्चों, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेफ्लॉन इसको बोला जाता है, नॉन स्टिकी मटेरियल के जो यूज होता है। विच कंपाउंड फॉर्म लीनियर
पॉलीमर ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ये तो एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है बच्चों। एच एफ बॉन्ड लीनियर होता है क्योंकि H2O लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं आता, ना अमोनिया आता है ना HCl आता है, HCl करता ही नहीं है एच बॉन्डिंग, तो HF आता है जिसमें ऐसे आप लीनियर मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका होता है नेचुरल रबर, आइसोप्रीन का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा है, टेरिलीन इज द कंडेंसेशन पॉलीमर, अरे पेन कहाँ गया, टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड, ये तो हमने पढ़ लिया। टेरिलीन कंडेंसेशन पॉलीमर किसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में टेरिथैलिक एसिड का। फिर क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिकी कुकवेयर, अभी बोला था मैंने क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। ठीक है, तो ये इसका नाम पूरा क्या होता है, पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, टेफ्लॉन का नाम होता है ये पूरा, पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन आप इसको बोलते हैं। फिर क्या पूछा गया है आपसे, फिर आपसे पूछा गया है कि भाई बेकेलाइट, जो नोवलेक पढ़ा था ना वो बेकेलाइट की उसमें ही आता है, मतलब आप फर्दर उसकी क्रॉस लिंकिंग और सब कुछ कर देते हो तो वहां पे बेकेलाइट बन जाता है। बेकेलाइट इज अ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन बिटवीन, किससे बनता है बच्चों, फिनॉल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड से ये बनता है, फिनॉल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड से। मैंने नोवलेक बताया था, नोवलेक की ब्रांचिंग कर देते हो बिल्कुल तो वहां पे बेकेलाइट बन जाता है जिसको आप थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी बोलते हो। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है बच्चों, एक तो पीएचबीवी होता है, पीएचबीवी, और एक क्या होता है नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 को, एक तो नाइलॉन 6 होता है, एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, फिर क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाने वाला है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहाँ से बनने वाला है, तो अभी तो बोला नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, तो ये वाला जो है ना बी ऑप्शन, ये तो 6 कार्बन यहाँ से हो गए और 2 कार्बन यहाँ से हो गए, तो नाइलॉन ये 2 और नाइलॉन 6 ये, क्योंकि नाइलॉन 6 यही तो नाम रखा था कि 6 कार्बन ऊपर थे, एडिपिक एसिड वाले में 6 हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन में थे, तो ये नाइलॉन 2,6, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा बी वाला, क्योंकि ये तो है नहीं टेरिथैलिक एसिड और इनका तो कोई मतलब है ही नहीं, ये एक्राइल नाइट्राइल में आ जाता है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक बी ऑप्शन बचता है नाइलॉन 2,6 जिसको आप क्या बोलते हो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हो। ठीक है, ये इसके आंसर दे रखे हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, आप वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, यहाँ देखोगे फिर प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा कितना आया और कितना आपको यहाँ नहीं आया है। ठीक है, अभी हम किसकी बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल की। और पहले बच्चों में एक बात बता देती हूँ, आप पहले चैप्टर थोड़ा सा तो पढ़ेंगे, मैंने जो हम पहले कर रखी है ना सीरीज बच्चों, 1 घंटे से ज्यादा 1-2 ही वीडियो मुश्किल से होंगी, ज्यादा बहुत बड़े बड़े मैंने नहीं पढ़ा रखे हैं। उस 1 घंटे में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखे, प्रीवियस क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो बहुत बड़ी वीडियो नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उससे टू दी पॉइंट वीडियो नहीं बन सकती है, बिल्कुल टू दी पॉइंट वीडियोस बनी हुई है। ठीक है, अब वहां जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। अब बायोमोलिक्यूल के हम जो एमसीक्यू हैं वो स्टार्ट करते हैं। सुक्रोज और हाइड्रोलिसिस के, देखो जितनी भी आपके पास ना जितनी शुगर्स होंगी ना, जितने भी ये पॉलीसेक्राइड्स हैं, उनके हाइड्रोलिसिस जो प्रोडक्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए, कि जैसे अभी सुक्रोज का पूछा है कि, और ये स्टेट में बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनवर्ट शुगर के नाम से इसको कई बार पूछ लिया जाता है, इनवर्ट शुगर कौन सी है, तो सुक्रोज में ही आता है। तो सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस की जाती है तो बच्चों क्या बनता है, और 2 शुगर के बीच में बॉन्डिंग होती है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज बनता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, ये कहाँ पे है वो बता दो मुझे, ये अपना ऑप्शन सी है ना, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, तो आंसर सी इसका हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, देखो पहले मैं वैसे बता देती हूँ, अमाइलोज एक लीनियर पॉलीमर है, किसका, ग्लूकोज से ही बनता है, ग्लूकोज जो होता है ना उसी से बनता है, लीनियर होता है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है बच्चों, ब्रांच चेन होती है। ठीक है, लीनियर तो होता ही है, ब्रांचिंग भी होती है, क्योंकि आप ब्रांचिंग के लिए पहले लीनियर भी होना पड़ेगा ना, फिर ब्रांचिंग आएगी जैसे। तो अमाइलोज जो होगा, एक तो वो वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता, अमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता, अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है। अमाइलोज में एक सिर्फ लीनियर चेन होती है जिसमें कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी ग्लूकोज के बीच में।
अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 के बीच में भी बॉन्डिंग होती है और C1 कार्बन और C6 कार्बन के बीच में भी बॉन्डिंग होती है। ये अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। अब इन्होंने डिफरेंस पूछा है हमसे कि डिफरेंस क्या होगा। तो पहला ही है अमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। ये बिल्कुल बात ठीक बोली गई है, ठीक है, क्योंकि ऐसा अमाइलोज में नहीं होता है कि उसमें 1,6 बॉन्डिंग होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 1,6 बीटा लिंकेज नहीं है बच्चों, यहाँ पे अल्फा लिंकेज ही होती है, ये ध्यान रखना है। दोनों ही अल्फा लिंकेज होती है, बीटा लिंकेज नहीं होती। 1,4 और 1,6 अल्फा लिंकेज होगी, बीटा नहीं होगी। और अमाइलोज में सिर्फ 1,4 बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है द करेक्ट, कहाँ गया, द करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ 4 एल्डोज विद कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो। ये आपको दे रखे हैं, तो करेक्ट ऑर्डर हमको बताना है कि पहले का नाम क्या रहेगा या दूसरे का नाम क्या रहेगा। तो देखो, पहली बात तो जो यहाँ पे दोनों साइड ओ रहते हैं और नीचे आपका अल्कोहल ग्रुप रहता है, ऊपर एल्डिहाइड है, शुगर है। ये कौन सी शुगर होती है, तब सेम साइड OH होते हैं, तो ये इरिथ्रो शुगर है। और तब ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो OH होता है बच्चों, ये वाला, इसकी बात चल रही है। अगर ये राइट साइड में होता है तो ये डी कन्फिग्रेशन है। कौन सी कन्फिग्रेशन है, डी कन्फिग्रेशन है। तो ये डी इरिथ्रोज है। पहला क्या है, डी इरिथ्रोज है, ठीक है ना। तो पहली बात तो सारे ही मतलब कट गए हैं, सिर्फ एक ही बच गया है ना, डी वाला ही, क्योंकि और तो किसी में है भी नहीं। आगे नाम देखते हैं। वैसे ये क्या है बच्चों, डी थ्रीओज है, क्योंकि एक OH अब सेम साइड नहीं, अपोजिट साइड आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो राइट में ही है, तो ये कन्फिग्रेशन तो डी ही है। पर ये OH एक, पहले दोनों राइट में थे, अब एक लेफ्ट में चला गया, तो इसको थ्रीओज बोलते हैं। तो ये डी थ्रीओज हो गया, तो डी थ्रीओज दूसरे का नाम है। इसका बोलो। अब ये दोनों क्या है, एक साइड में चले गए, ये एल इरिथ्रोज बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, एल इरिथ्रोज, क्योंकि अभी भी है दोनों साइड में, एक ही साइड में है। तो जो तब एक साइड में दोनों OH होते हैं वो होती इरिथ्रोज है। और अब वो डी है या एल है, तो अब ये लेफ्ट में चला गया, तो ये एल इरिथ्रोज बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, एल थ्रीओज बन जाएगा, ठीक है। फिर पूछा है, ये क्वेश्चन एसटीटी में बहुत बार पूछा बच्चों, बहुत बार पूछा है। इनमें से पूछा है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, इनमें से क्या पूछा है हमसे, नॉन रिड्यूसिंग, क्या बोल रही हूँ, ठीक बोल रही हूँ क्या, हाँ, क्या पूछा है हमसे कि इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, इनमें से कौन सी शुगर जो नॉन रिड्यूसिंग होगी, जिसमें आपका वन जो फोर्थ जो बॉन्डिंग होती है या फर्स्ट जो बॉन्डिंग होती है कार्बन की, तब आप क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज की। तो उनमें अगर फ्री वो बॉन्डिंग नहीं होती है, वो लिंकेज फ्री नहीं होती है, तो आप उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हो। तो जिसमें देखो, जितनी भी मोनो कैसी शुगर है अपनी, जो जिनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज की पॉसिबल नहीं है, अपनी फ्रक्टोज की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आप इससे छोटी यूनिट नहीं पा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुक्रोज होता है बच्चों, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। फिर आप फिफ्थ देखेंगे क्या पूछा है उसने, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन एंड यील्ड एन ऑक्साइन। ये हमें पता है कि भाई अगर वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो हमें क्या बन जाता है, हमें मिलता है ऑक्साइन, ठीक है। आपको उस ऑक्साइन की स्ट्रक्चर बतानी है कि उस ऑक्साइन की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होने वाली है, ठीक है। उसको भी देखते हैं अभी कि क्या होगी। अब आपको पता है कि एक तो इन्होंने स्ट्रक्चर बहुत सुंदर दे रखी है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे पता होनी चाहिए, देखो, ऊपर वाला अपना एल्डिहाइड होता है, ठीक है। फिर इस जो दूसरा कार्बन होता है उसके राइट में OH होता है, फिर लेफ्ट में OH होता है, फिर जो कार्बन नेक्स्ट आएगा, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं, OH राइट में ही रहेगा, नेक्स्ट कार्बन का भी जो राइट में OH रहेगा, देन अपना CH2OH होता है। ऑक्साइन आपको क्या करना है, इस एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, ऐसे लिख देते हैं। ऑक्साइम अपना क्या होता है, इसको ये NH2OH होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ये OH, ठीक है। तो यहाँ से H2 बाहर कर दें, तो ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है ऐसी, और ये पूरा और नीचे के ये ऐसे कैसे लगा है, तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी डी वाली। तो आपको ग्लूकोज की आधी तो हम एलिमिनेट ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से कर देंगे, जैसे ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एंजाइम ऐसे बनता है और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। ये वाली कि एल्डिहाइड होता है, फिर राइट साइड में OH, फिर एक लेफ्ट में होता है, फिर अपना राइट में ही होगा, ठीक है, दोनों OH और नीचे H2O CH2OH होता है, ठीक है। फिर 6 देखिए क्या है, आपको मोनोसेक्राइड बताने सुक्रोज की, अगर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है, किसकी, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, या उसके मोनोसेक्राइड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। दोनों को तरीके से पूछा जा सकता है, उसके मोनोसेक्राइड बता दो, या सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो क्या बनता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सुक्रोज की तब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक तो क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज बनता है और एक बीटा फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। पर हमें देखो, इन्होंने डायरेक्ट नहीं दे रखा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन्होंने पूरी वो स्ट्रक्चर दे रखी है कि वो पायरनोज रिंग होती है या फुरनोज रिंग होती है, ठीक है। तो अल्फा ग्लूको पायरनोज रिंग, अल्फा अल्फा देखो कहाँ है, अल्फा ग्लूको पायरनोज रिंग ये वाली, ठीक है। और बीटा डी फ्रक्टो फुरनोज रिंग, ठीक है, ये 5 मेंबर्ड में आ जाती है, 5 पायरनोज में आ जाती है। तो मतलब फ्रक्टोज जो होगा वो बीटा होता है, ग्लूकोज जो होता है वो अल्फा फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लैक्टोज, लैक्टोज के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। अब उसने बोला है कि भाई, और आप सारी एक बार पढ़ लेंगे, मैं इनकरेक्ट बता देती हूँ। उन्होंने बोला है कि लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। उन्होंने नोट ट्रू पूछा है, कौन सी सही नहीं है। तो इन्होंने बोला कि लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। इन्होंने ये बोला है कि भाई ये बात सही है, पर इसके लिए ये बातें क्या हैं, करेक्ट नहीं है ये वाला, ठीक है। तो हमें यही बताना था कि कौन सा लैक्टोज के लिए सही चीजें नहीं है। नो ट्रू स्टेटमेंट पूछी थी तो यही है, लैक्टोज, इन्होंने क्या बोला, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, तो वो नहीं है। और डज नॉट एग्जिबिट, पर वो म्यूटा रोटेशन क्या है, एग्जिबिट करती है, ठीक है। तो यही चीजें थी। फिर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन, इनमें से कौन सा म्यूटा रोटेशन जो है वो एग्जिबिट नहीं करता है। तो सुक्रोज म्यूटा रोटेशन एग्जिबिट नहीं करता है, ठीक है। ये तो लैक्टोज भी करता है, फ्रक्टोज भी करता है, माल्टोज भी करता है, सुक्रोज म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। देखो आप ध्यान रखो कि जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स होती है ना, जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करती हैं। आपको ये पता है कि इन्होंने ये बात तो ठीक बोली थी कि लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर है, सिर्फ सुक्रोज नहीं है। पर वो म्यूटा रोटेशन एग्जिबिट करता है, इन्होंने बोला कि नहीं करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये बात ठीक है, पर दूसरा जो इसने बोल दिया ना कि डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, वो बात गलत है। जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलन रिएजेंट ड्यू टू, फ्रक्टोज क्यों टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल टॉलन टेस्ट देता नहीं है। सेकेंडरी दे देता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से आता है, तो ये यहीं पे यही बात बोल रहा है, एनोलाइजेशन ऑफ द फ्रक्टोज फॉलोड बाय द कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय अ बेस, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या देता है, टोलन टेस्ट दे देता है, ठीक है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी ग्लूकोज इज, आपको कायरल कार्बन बताने हैं, बीटा जो डी ग्लूकोज होता है उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपको बताने हैं, ठीक है। तो वहां पे जो कायरल कार्बन होते हैं बच्चों, वो टोटल 4 होते हैं। क्या होते हैं, टोटल 4 कायरल कार्बन होते हैं। क्योंकि जो आप ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो बीच में सेंटर में जो ऐसे बॉन्ड बनाए जाते हैं कायरल कार्बन ही है। ऊपर तो एल्डिहाइड ऐसे होता है, यहाँ पे आपका CH2OH होता है, तो ये कायरल कार्बन होते हैं। तो टोटल 4 कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, इसको आप क्या बोलते हो, ग्लाइकोलिसिस बोलते हो, ठीक है। क्या होता है, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखी है ये बात, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट या पायरुविक एसिड जिसको आप बोलते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, जो सेलुलोज होता है वो किसका पॉलीमर होता है बच्चों, वो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। फिर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इनमें से कौन सा, जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वही देगी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी देने वाली बच्चों, सुक्रोज मैंने बोला नहीं देता, प्रोटीन नहीं देता, फैट इनका कोई मतलब नहीं, ग्लूकोज जो है वो पॉजिटिव फेलिंग जो है सॉल्यूशन वो टेस्ट ये देगा।
फिर आपको बताना है कि अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, मतलब ये अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज दोनों ही ग्लूकोज हैं। अल्फा और बीटा फॉर्म एक दूसरे की क्या कहलाते हैं? अल्फा और बीटा फॉर्म एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म। ठीक है, ये ऑक्सीजन की पोजीशन के बेसिस पे होता है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि OH यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ग्लूकोज की, तो अगर आप ये देखो कि नॉर्मली अगर OH यहाँ आ रहा है नीचे की तरफ, तो अगर मैंने इसको अल्फा फॉर्म बोला है, तो अगर ये पलट जाएगा, OH ऊपर आ जाएगा, तो ये बीटा फॉर्म हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अल्फा और बीटा फॉर्म एक दूसरे की क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं, पोजीशन के बेसिस पे होता है। अगर नीचे की तरफ मैंने जैसे बताया कि अल्फा फॉर्म हो जाती है, ऊपर हो जाते हैं, तो बीटा फॉर्म, ये एक दूसरे के पोजीशन जो होती है OH के, उसके बेसिस पे होता है, उसको आप एनोमर बोलते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वीटेस्ट शुगर? इनमें से पेन कहाँ गायब हो गया, कहाँ चल रहा है? अच्छा, यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? इनमें से कौन सी जो है वो सबसे स्वीटेस्ट शुगर है? तो फ्रूट शुगर, जिसको आप फ्रक्टोज बोलते हो, तो ये क्या है? सबसे हाईली सोल्यूबल भी होती है वाटर में और काफी ज्यादा स्वीटेस्ट वो है फ्रक्टोज, जिसको आप बोलते हो। ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन टू यील्ड ओसाजोन। द वैल्यू ऑफ एक्स, कितने वहां पे आप फिनाइल हाइड्राजीन लेते हो ओसाजोन बनाने के लिए, तब आप किसके साथ? ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करते हो, तो वहां पे 3 फिनाइल हाइड्राजीन का यूज होता है, तब ओसाजोन जाके बनता है। कितने यूज होते हैं? 3 फिनाइल हाइड्राजीन आप यूज करते हो, 3 फिनाइल हाइड्राजीन, तब ओसाजोन मिलता है। और ये सारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, और तब भी आप देखो जो मैंने डाले हैं वो रिवीजन नोट्स हैं, और यहाँ सारी रिएक्शन मिल जाएंगी। कई जो ऑर्गेनिक है बच्चों, उसके लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी ही फॉलो करोगे, इसके अलावा आपको कोई बुक फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, जो एक्स्ट्रा जो रिएक्शंस हैं वो सारी मैं इन्वॉल्व करती हूँ सारी उसमें। जैसे अमीन वाला कराया तो उसमें नाइट्रो वाले जो क्वेश्चन थे, नाइट्रो ग्रुप वाले, NO2 ग्रुप वाले, वो क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं। और जो मैंने पहले लेक्चर पढ़ा रखे हैं पिछले साल जो कराए थे, उसमें एक एक जो काम की रिएक्शन है जो अलग से पूछी जाती है नाइट्रो वाली, वो मैंने करा रखी है, उसके क्वेश्चन भी करा रखे हैं। ठीक है, तो आप उस चीज पे ध्यान देंगे। फिर 18th क्वेश्चन देखिए, 17th हो गया ना? 17th नहीं हुआ है, नहीं 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 नहीं। देखो क्या है कि the oxidation of glucose is one of the most important reaction in a living cell. What is the number of ATP molecule generated in the cell from one molecule of the glucose? कितनी वहां पे जनरेट होती है, ये आप सबको पता होगा कि 38 ATP वहां रिलीज होती है। ठीक है, फिर क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए दी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस इन द कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स। किसके बीच में? अभी अभी ऊपर हमने किया है कि किसके बीच में मतलब डिफरेंस हो जाता है? कन्फिग्रेशन के, क्योंकि एक तो मैंने कहा था OH नीचे हो जाता है, एक OH कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ चला जाता है। और लीनियर स्ट्रक्चर में देखोगे तो OH एक राइट साइड में हो जाता है और एक कहाँ चला जाता है? लेफ्ट साइड में चला जाता है। तो इसी को आप क्या बोलते हो? अल्फा और बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस आता है उनकी कन्फिग्रेशन की वजह से। नंबर ऑफ OH की वजह से नहीं आता, रिंग साइज की वजह से नहीं आता, कन्फर्मेशन की वजह से नहीं आता, कन्फिग्रेशन की वजह से आता है। केमिकली कंसिडरिंग डाइजेशन इज बेसिकली जो केमिकल जो डाइजेशन होता है उसको आप क्या मतलब उस चीज को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, क्या नाम देते हो, वो आपको बताना है। तो बताइए क्या बोलेंगे आप उसको? आप उसको नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट उस फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, तो आप उसको क्या बोल देते हो? हाइड्रोलिसिस उसका बोल देते हो। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट, अगर आप जो स्टार्च आपके पास है उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या मिलता है बच्चों? ग्लूकोज हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि उसी से ही बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड? ये अमीनो एसिड वाला पार्ट है, आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा जो अमीनो एसिड है बच्चों, वो किस नेचर का है? वो बेसिक नेचर का है। तो लाइसिन जो होता है, क्या है? लाइसिन जो अमीनो एसिड होता है वो किस नेचर का रहेगा? बेसिक नेचर का वो रहता है, क्योंकि उसमें 2 NH2 ग्रुप होते हैं बच्चों। क्या होते हैं उसमें? 2 NH2 ग्रुप होते हैं, तो वो बेसिक नेचर का होता है। कौन सा? लाइसिन।
द नॉन असेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है? तो कौन सा है? एलिनिन जो है वो एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। असेंशियल और नॉन असेंशियल जानते हैं ना क्या होते हैं आप? एसेंशियल क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं, हमें बाहर से चाहिए। नॉन असेंशियल क्या है? जो हमारी ही बॉडी में बनते हैं। ठीक है। फिर क्या है? विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटेक्ट ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन प्रोसेस, कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर जो इंटेक्ट रहती है, यूं की यूं रहती है डीनेचुरेशन प्रोसेस के दौरान, क्योंकि हीटिंग के दौरान जो आपके प्रोटीन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो आपके पास क्या, हाँ, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है बच्चों वो यूं की यूं रहती है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है या टर्शरी जो स्ट्रक्चर होती है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। जो ऐसे कैसे रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना। और सेकेंडरी टर्शरी वो सारी ब्रेक डाउन हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म अ ज्विटर आयन, कौन ज्विटर आयन बना सकता है? आपको ये बताना है। ये आपने वैसे भी बहुत बार पढ़े होंगे कि कौन ज्विटर आयन बनाता है। ग्लाइसिन है, अमीनो एसिड है, दोनों ग्रुप होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा और आपके पास NH2 ग्रुप भी होगा, तो यही बना सकता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ज्विटर आयन क्या होते हैं? देखो, जिनके पास ये दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना, NH2, ये मैंने CH2 लिख दिया, और यहाँ पे ये, तब ये दोनों एसिड और बेस पार्ट प्रेजेंट होते हैं, बेसिक और एसिडिक पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इस ज्विटर आयन बना सकते हैं। ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव, क्योंकि ये H इसके पास चला जाएगा, NH3 पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा? CO नेगेटिव, तो यही ज्विटर आयन होता है। फिर देखिए, इन अ प्रोटीन molecule various amino acids are linked together by, प्रोटीन मोलिक्यूल कैसे बाउंड होते हैं बच्चों? पेप्टाइड बॉन्डिंग के थ्रू होते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन गिवन बिलो आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी होती है। ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन कोज लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, अभी बताया, हाँ बिल्कुल टूट जाती है। डीनेचुरेशन तब होती है सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब टूट जाएंगी, प्राइमरी यूं की यूं रहती है। फिर क्या? डीनेचुरेशन लीड्स टू द कन्वर्जन ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑफ द DNA इनटू सिंगल स्टैंड, बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि वो टूट गई है तो डबल स्टैंड से किस में आ जाएगा? सिंगल में हो जाएगा। देखो, इन्होंने बोला डीनेचुरेशन इफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, इसी वाले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है। फिर क्या है बच्चों? विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन दी डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन दी प्रोटीन, इनमें से कौन सा मतलब उसमें हेल्प कराता है? डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है तो वो क्या होता है? थायोल उसमें होता है, SH जो होता है। वैसे तो OH अपना अल्कोहल होता है ना, तो इसको थायोल बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थायोल उसमें हेल्प करता है जो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट दी पेप्टाइड चेन, आपको पेप्टाइड चेन बतानी है कि कौन सी मतलब इनमें से स्ट्रक्चर जो है वो बता रही है। ठीक है, एक तो आप ये देखो, एक बार स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कौन सी है, क्योंकि मुझे भी देखनी है ना, आपको तो साथ में देखनी है, यहाँ पे मुझे भी देखनी है कि कौन सी स्ट्रक्चर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एक तो आप यूनिट ये वाली देखें। ठीक है, ये वाली यूनिट भी ठीक है, ये वाली गलत है बच्चों, क्योंकि आप ऐसे ये वाली बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ना, क्योंकि आपके पास ये दो ग्रुप तो होते हैं, NH2 और ये COOH, पानी बाहर निकल जाता है तो NH, ये पेप्टाइड बॉन्ड यही होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको देखनी है जहाँ पे ये ऐसे प्रेजेंट होगी। ओके ओके, ये अलग अलग दे रखे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी में नहीं है। ये तो कटी गई, ये वाला तो, इसको काट दो। ये पता नहीं कैसे दिखा रखा बच्चों, ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई अमीनो एसिड नहीं है बच्चों जहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है डायरेक्टली कि NH2 है और फिर COOH है, एक कार्बन बीच में जरूर होगा। इन्होंने सीधा ये दिखा रखा है कि CO और यहाँ पे NH आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका जो आंसर करेक्ट है ना बच्चों, वो है ये आपका, क्या, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ये वाला C वाला। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे कार्बन के बीच में ये वाली बॉन्डिंग इन्होंने फिर से वैसे ही ले रखी है, तो ये जो ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, सी वाला। फिर देखो 29, पेन ही गायब हो जाता है बच्चों, दिखता ही नहीं। द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज दैट, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट रहेगी वो करेक्ट रहने वाली है। देखो ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरियर के जैसे काम करते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सी वाला वैसे करेक्ट है। फंक्शन एज अ कैटलिस्ट फॉर द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेन शुगर लेवल, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो सी ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होता है। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है वो किसकी वजह से स्टेबलाइज्ड होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसमें हाइड्रोजन उसकी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्योंकि प्राइमरी वाली तो लीनियर ही होती है, सेकेंडरी वाली में एक तो ये होती है कि भाई ऐसे वो फोल्ड अप हो जाती है और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, इसको अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और तब दो ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ये बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्टेबल होती है। फिर देखो विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। देखो इन्होंने लिखा है कि ऑल प्रोटीन्स आर फाउंड इन एल फॉर्म, ऐसा नहीं होता बच्चों, वो डी फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं कुछ। ठीक है, और ये इन्होंने आप जो पढ़ोगे वो सारे ठीक लिखे हुए हैं। अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एसिमेट्रिक, बिल्कुल एसिमेट्रिक होता है, मतलब चारों ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज और प्रोटीन दे नीड, वो बना लेती है। ठीक है, ये वाला जो है कि वो सारे एल फॉर्म में होते हैं, ये सरासर गलत है। ठीक है, फिर देखो क्या पूछा है इन्होंने, ये पेप्टाइड बॉन्ड लिखा हुआ इन्होंने, फिर इसके बारे में पूछा है कि उसके बारे में क्या बात ठीक है और क्या बात ठीक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था स्टेट में कि सी एन बॉन्ड लेंथ इन अ प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ एन सी। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों, जो बॉन्ड लेंथ होती है ना प्रोटीन में वो लॉन्गर होती है कंपैरिजन टू जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से आपको क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, बच्चों अभी अभी आप पढ़ के आए हो तो पहला ही ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये अमाइलोज इज कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज, नहीं स्टार्च का होता है बच्चों, ये गलत है ना, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू, किसके लिए रेफर होता है, रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ कंटिन्यूस पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। वैसे तो बात तो ठीक है ये कि प्रोटीन जो होती है सेकेंडरी उसी का एक जो चेन होती है वो फोल्ड अप रहती है। फिर क्या है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्पेशली द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड रेजिड्यू दैट आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन पॉलीपेप्टाइड चेन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनती। पहली बात तो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन, नहीं, ये जो पहला ही जो ऑप्शन है बच्चों यही करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो तो है ही। ठीक है, अभी देखो ये भी काम का है, ये जो एंजाइम अब शुरू हो गया क्योंकि उसमें अलग अलग क्वेश्चन है ना, विटामिन और ये सारी चीजें हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल हाइड्रोलाइज्ड अमीनो एसिड, देखो प्रोटीन है, प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड वो कैसे बनेगा वो आपको बताना। पेप्सिन होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, पेप्सिन होता है, और पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड बनाना यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, एंजाइम बताने आपको किससे बनते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन से ही क्या बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको करेक्ट इनमें से बताना है कि क्या होगा। देखो साइक्लोहेप्टेन इज एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल गलत बात है। डायटेज इज एंजाइम, बिल्कुल, डायटेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलिसिस करता है स्टार्च की। ठीक है, किस में करता है, माल्टोज में करता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्च से किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। फिर क्या है, द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज, क्या होता है बच्चों फंक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन की कैटालिसिस कराता है, सिंपल सी बात थी।
विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि उनके लिए कौन सी ठीक होगी। एंजाइम कैटलाइज केमिकल रिएक्शन बाय द इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल नहीं, वो तो घटाते हैं ना। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक, बिल्कुल एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, बोथ इन बाइंडिंग कायरल सबस्ट्रेट एंड इन कैटलाइज देयर रिएक्शन, बिल्कुल एक स्पेसिफिक जगह पे एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे और एक स्पेसिफिक जगह पे अटैक करेंगे, ये बिल्कुल सही बात होती है। ठीक है। एंजाइम्स टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, मतलब अगर वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं तो वो क्या करने वाले हैं, डिक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, नहीं, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे केमिकल रिएक्शन के रेट को। फिर अब विटामिन की बात आ जाती है, क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कोज द डिजीज, जो B1 जो आपके पास होता है विटामिन, उससे क्या मतलब प्रॉब्लम आती है, बेरी बेरी की प्रॉब्लम आती है बच्चों। ठीक है। जो कॉन्वोल्यूशंस जो बीमारी है वो B6 की वजह से आती है, B6 की वजह से होती है। स्टेरिलिटी जो आती है, स्टेराइल जो हो जाता है, वो विटामिन ई की वजह से होता है। और जो आरबीसी की फ्रेजाइल जो हो जाती हैं आरबीसी, वो विटामिन के की वजह से होता है। और चिलोसिस जो बीमारी होती है बच्चों, ये विटामिन B2 की वजह से होती है, विटामिन B2 की वजह से। इनमें से बताना है फैट सोल्यूबल या नॉट फैट, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। विटामिन A, D, E और K ये फैट सोल्यूबल होते हैं बच्चों। अटैक, अटैक से याद रखो, फैट से अगर फैट सोल्यूबल है, कौन कौन से विटामिन है, अटैक, विटामिन A, D, E, K। जैसे अटैक होता है ना, फैट ज्यादा होगा तो वो अटैक से आप याद रख सकते हैं। तो अब इनमें से देख लीजिए क्या पूछा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फैट सोल्यूबल विटामिन, इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल नहीं है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो फैट सॉल्युबल नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल, ये भी आप निकाल सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो वाटर सॉल्युबल है। 44 की बात कर रहे हैं ना हम। ठीक है, तो इनमें कौन सा आ जाएगा, बी वाला ही, बी तो होता है। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस वो नहीं करती है, विटामिन प्रोड्यूस नहीं करती, एंजाइम बनते हैं, डीएनए बनता है, हॉर्मोन्स भी बनते हैं। विटामिन B12 कंटेन्स, जो विटामिन B12 होता है बच्चों, उसमें क्या होता है वो चीज़ आपको बतानी है। तो आपको पता होगा उसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर न्यूक्लिक एसिड की बात आती है, सेंट्रल डोगमा क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था सेंट्रल डॉगमा क्या है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर क्या होता है। फिर उसने आरएनए और डीएनए के लिए मतलब स्टेटमेंट पूछी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो देखो जो आरएनए है एक राइबोज शुगर है, और शुगर जो डीएनए की होती है वो 2 डीऑक्सी राइबोज होती है। ठीक है, क्या होती है, डीऑक्सी। आरएनए ने और ये सब गलत दे रखी है, यही ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग मारने वाली बात है नहीं, आप सबको पता है, इसकी तो स्पेसिफिक आंसर ही होते हैं। कौन सा क्वेश्चन बच गया यहाँ नीचे, डीएनए द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस, अच्छा डिफरेंट जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनके बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है वो आपको बताना है। फॉस्फेट होती है, एच बॉन्डिंग होती है, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं जैसे सी और टी, ठीक है ना, या ए और टी के बीच में। बच्चों यहाँ पे तो क्या ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये आंसर ठीक है। फिर क्या है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज द इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इज, उस क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। ठीक है, इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर, द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। देखो ए टी के साथ होता है, ए टी के साथ होता है, और डीएनए में पूछा गया ये याद रखेंगे, और सी जी के साथ होता है। तो अब ये देख लीजिए कहाँ पे है। ठीक है, ये वाला, ये रहा, एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, बस वही है। फिर क्या है, आरएनए एंड डीएनए आर कायरल मोलिक्यूल, देयर कायरलिटी इज ड्यू टू, उनकी कायरलिटी किसकी वजह से है, वो कायरल किसकी वजह से है, इसका आंसर आपको देना है बच्चों। बता दो एक बारी, एक मिनट बच्चों। चलो, क्या बोल रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, कि आरएनए इनके कायरल किस वजह से होते हैं, ये आपको आंसर देना है। तो वो किसकी वजह से होते हैं, शुगर जो कंपोनेंट होते हैं उसकी वजह से इनकी कायरलिटी प्रेजेंट होती है। कायरल बेस, कायरल फॉस्फेट, ऐसा कुछ नहीं होता। ये किसकी वजह से होते हैं,
ये प्रेजेंट होता है उनके जो डी शुगर कंपोनेंट जो होता है उसकी वजह से ये ऐसा होता है, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इज इन मैसेंजर आरएनए मेक अ कोडोन फॉर अमीनो एसिड। कोडोन कितने का बनता है आपने पढ़ा है ना, ये तो आप पहले ही पढ़ते हैं, या जो बायो वाले बच्चे हैं उनको पता है वो किससे बनते हैं। 3 वहाँ पे कोड होते हैं, 3 जैसे आप ये बनाते हो ना भाई, AUG से ए कोड बन जाएगा, तो वो 3 मेंबर होते हैं तब जाके वो बनता है। चार्गफ्स रूल्स आपको पता होना चाहिए कि चार्गफ्स रूल्स क्या होता है। यहाँ पे AT के साथ अमाउंट ऑफ, कहाँ गया पेन, ए और टी की अमाउंट, सी और जी की अमाउंट, इनकी आपस में क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। इनका रेशो आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडेनिन इज इक्वल टू दैट ऑफ थाइमिन और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, ये आपस में बराबर होते हैं। विच वन फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है ये आपको पता होना चाहिए। ए टी के साथ बनाता है और जी सी के साथ बनाता है, तो पहला ही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपॉलीमर इज, बायोपॉलीमर क्या है बच्चों, डीएनए है, ये तो नहीं है। बायोपॉलीमर पूछा गया था। द कपलिंग बिटवीन द बेस यूनिट ऑफ डीएनए इज थ्रू, जो कपलिंग होती है वो किसकी वजह से होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है डीएनए में भी, ठीक है। हॉर्मोन्स का आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। जो डीनेचुरेशन होती है वो प्रोटीन को मोर एक्टिव कर देती है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो ये इसने इनकरेक्ट पूछा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस विच स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस इन द लीवर इन द ह्यूमन बीइंग। ऐसा कहाँ पे होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस जहाँ पे कराए, तो जहाँ पे स्ट्रेस हो रही है सब कुछ आ जाता है ना, वहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन होता है, क्योंकि वो एक्साइट करा देता है इंसान को, तो तभी स्ट्रेस होगा तो थोड़ा कोशिश करेगा कि वो ओवरकम कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कंटेन आयोडीन, कौन सा हार्मोन जो है वो आयोडीन कंटेन करता है, तो बच्चों कौन सा है, थायरोक्सिन। कौन सा करता है, थायराइड जो होता है ना, हम कहते हैं भैया नमक की कमी या आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। विच वन द फॉलोइंग इज द अमीन हार्मोन, मतलब अमीन ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अमीन ही पूछा है ना, हाँ, थायरोक्सिन में ही क्या प्रेजेंट होता है, अमीन वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेप्टाइड हार्मोन, तो ग्लूकागन है वो पेप्टाइड हार्मोन होता है। फिर आप देखो, द हार्मोन दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज, ये आपको बताना है कि कौन सा ये काम करता है, तो बताइए कौन करेगा ये, इंसुलिन ये काम करता है, दैट हेल्प इन ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का, तो ये इंसुलिन ये काम करेगा। विच वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन दी बायोकेमिकल रिएक्शन, ऐसा कौन करेगा, ये थायरोक्सिन ये काम करता है एनर्जी रिलीज कराने में, ठीक है ना। ये आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, वैसे पहले आप क्वेश्चन सिर्फ आप याद रखना चाहें तो रख लो, और कोई आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है बस, ठीक है, और आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने जो दोनों चैप्टर हैं वो खत्म हो जाते हैं बच्चों। एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे वो आप अपनी एनसीईआरटी एक बार ज़रूर देख लेंगे, कि तब आप रिएक्शन वाला जो पार्ट है ना, कि अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करा देते हैं, या फिर आप Br2 के साथ कराते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन, ठीक है, या आप HNO3 के साथ कराते हैं, या आप जैसे HI के साथ आप ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं, तो आपका बन जाता है हेक्सेन, क्या बन जाता है बच्चों, हेक्सेन बन जाता है। ये दोनों ऑक्सीडेशन कराते हैं, इनका डिफरेंस पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप जाते ही एक बार देखेंगे, और वैसे जो मैंने पढ़ा रखा है उसमें आपको करा रखा है थ्योरी में, तो ये आप जरूर कर लेंगे जाके, ठीक है।